बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ट्राउज़र, कैपरी, पजामा या फिर सादा शलवार या फिर प्लाज़ो कह लो, हर किस्म की शलवार में झोल क्यों आता है, ये ऊपर के क्यों उठते हैं। तो इसी तरह हम इसके मतलब काफ़ी सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर करेंगे आपके साथ, और जितनी भी प्रॉब्लम है उनका सल्यूशन भी शेयर करेंगे। तो ये कुछ मिसाइल हम कटिंग के दौरान करते हैं और कुछ प्रॉब्लम जो हम क्रिएट करते हैं वो स्टिचिंग के दौरान करते हैं। तो टोटल मैं आपके साथ 15 प्रॉब्लम्स शेयर करूंगी, जिनमें से अगर आपने एक को भी फॉलो कर लिया तो आपके जो ट्राउज़र या जो चीज़ भी है ना, आप शलवार जैसी भी सिलाई कर रहे हैं उसमें खिंचाव आएगा और पांचा ऊपर की तरफ उठेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कटिंग के दौरान हम कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से खिंचाव या पांचा ऊपर की तरफ उठता है। तो सबसे पहले जो आप गलती करते हैं, जब आप शिरिंग करते हैं कपड़े को तो उसके बाद आप इसे प्रेस नहीं करते, जिसकी वजह से खिंचाव आता है या अरेब फैब्रिक बन जाता है। प्रेस करके अच्छी तरह से ऊपर नीचे वाले फैब्रिक को सेट करके रख लें। जब भी कपड़े की कटिंग करनी है तो जगह का हमवार होना लाजमी, यानी कि जगह बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, जैसे कि फ़र्श या फिर मेज़, इस्त्री स्टैंड वगैरह। कभी भी आपने चारपाई या फिर बेड पे कपड़े की कटिंग नहीं करनी, इस तरीके से आपका कपड़ा कम ज़्यादा किसी जगह से हो सकता है। तो बेहतर है कपड़े को प्रेस करने के बाद हमवार जगह पर रख के कट करें। इसके बाद जब भी आपने अगर कपड़े को प्रेस करना है और आपने किसी किस्म की भी शलवार कट करनी है, चाहे वो सादा शलवार हो जिसमें आप कैपरी स्टाइल ना कट कर रहे हो, ट्राउज़र हो, पजामा हो या फिर कैपरी या फिर पैंट, जो भी है आपने साइड पे जो कन्नी वाला फैब्रिक होता है वो आपने इसमें शामिल नहीं करना। 1/2 इंच का जो भी फैब्रिक होता है, कुछ लोग कपड़ा बचाने के चक्कर में इसको भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा फैब्रिक होता है, इसे हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसको हमने मार्क करके कट कर देना चाहिए। अगर हम इसे भी ऐड करेंगे तो हमारे कपड़े में खिंचाव आएगा, तो यहाँ से ट्राउज़र कैपरी फट भी सकती है। तो ये भी एक रीज़न होती है आपके खिंचाव या फिर फटने की। तो सबसे पहले आपने इसको रिमूव करना है। अगर रिमूव नहीं करना तो इसको हटा के आपने मार्किंग करनी है, बाद में आपने कट कर देना है। ये सादा से सादा शलवार के लिए भी ये फार्मूला है कि इससे आपने लाजमी कट करना है। इसके अगर आप कट कर देंगे तो आप जो भी चीज़ इसे कट करेंगे इसके बाद, तो वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी, आपको किसी भी किस्म का मसला नहीं आएगा। इसके बाद आपने जो भी कपड़ा देखना है उसकी अरेब अच्छे तरीके से निकाल लेनी है, जाके तिरछा जो कपड़ा होता है उसे अपने लाजमी निकालना है। और कुछ लोगों को पता नहीं चलता कि किस तरीके से इसे निकालें, तो इस तरह से इसे फोल्ड करके देख लें तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, क्योंकि एक तरफ से बराबर दूसरी तरफ से सारा तिरछा फैब्रिक निकल जाएगा। या फिर आप इस तरह से स्केल को बिल्कुल सीधा रख सकते हैं, चौड़ाई के बल दोनों की साइडें आपस में मिलनी चाहिए, और बाद में जो एक तरफ साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक हुआ उसको आपने मार्किंग करके कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया। ये आप देखें जितनी भी रेव थी आपको इतनी ही नज़र आ रही होगी जितनी मैंने कट की है। तो इसके बाद हमने अगला स्टेप करना होता है, जो भी आपने मार्जिन लेना है वो इसके बाद लेना है। ट्राउज़र कैपरी का ऊपर की तरफ उठना या खिंचाव आने की एक रीज़न, जो बड़ी रीज़न होती है, वो होती है जो भी आपने लेना होता है ऊपर से आसन या घेर, वो आप ठीक नहीं लेते। तो इसका तरीका बता देती हूँ कि आप हिप कितनी लेते हैं। सबसे पहले आपने ऊपर से इलास्टिक फोल्डिंग के लिए, नीफा फोल्डिंग के लिए 2 इंच मार्क करना है, तो आपने सेंटर में एक मार्क कर लेना है और एक एक पॉइंट आपने बाहर की तरफ लगा लेना है। बाद में आपने स्केल या फिर इंची टेप की मदद से, अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप में इनको आपस में मिला देना है। तो यहाँ पर मैंने मिला दिया। अब जो भी मार्किंग आपने लेनी है इससे नीचे लेनी है। तो जो हमने कमर का मार्क करना है, तो कमर का मार्क हमने हिप के अकॉर्डिंग करना होता है। ये वाला एरिया हमारा आता है तो कमर पे है, ये वाला देख लें। तो लेकिन मार्क हमने हिप के हिसाब से करना है। हिप का आपने इस तरह से मार्जिन लेना है, ये देखें हिप का राउंड इस तरह से आपने ले लेना है। उसमें बाद में लूजिंग बताती हूँ कितनी ऐड करनी है। ये देखें 38 इंच मेरे पास यहाँ पे हिप है तैयार। तो इसको जब हमने 4 पे डिवाइड करना, जो भी आपके पास आ जाएगा, मेरे पास 9.5 इंच आ रहा है तो इसमें मैंने 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, यानी कि मेरे पास 12 इंच यहाँ पे हिप आएगी। 36 इंच को जब मैंने 4 पे डिवाइड किया तो 9.5 आया, तो उसमें मैंने 2.5 इंच की लूजिंग दी, तो मेरे पास यहाँ पे 12 इंच आ गया है। लूजिंग 36 और 38 के लिए आपने 4 से 5 इंच ऐड करनी है, और 40 और 40 से प्लस है उसमें आपने 6 इंच ऐड करनी है। अगर आपके पास 36 या 38 इंच का है तो आपने 4 और 5 इंच ऐड करना है। जैसे कि डबल फोल्ड मैंने किया तो अब मैंने 2.5 लिया है, क्योंकि मेरे पास 38 थी, तो यहाँ पे मैंने मार्क 12 इंच पे किया लूजिंग ऐड करके। अब जो देखिए हमने यहाँ पे लेना है, जो इसका क्रोच एरिया लेना है, आसन का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, 88 को हमने 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 9.5 इंच। इसमें हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, तो हमारे पास 11.5 इंच आ गया। तो मैं आपको तमाम का बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे 11.5 इंच यहाँ पे लेना है। इस तरह से सेंटर में मार्क कर लेंगे और बाहर वाली साइड पे मार्क करेंगे। अब इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे स्केल की मदद से। यहाँ पे मैंने 11.5 इंच आसन लिया है। ऊपर से जितना हमने लिया था 12 इंच,
चौड़ाई उतनी नीचे से हम लेंगे और बाद में इनको 11.5 इंच वाली लाइन से मिला देंगे। इस तरह से हम यहाँ पे भी सीधा मार्क कर लेंगे। क्रोच एरिया की यहाँ पे गुलाई जो देनी होती है हमने, ये बहुत ख़ास चीज़ होती है जिसको अक्सर लोग गलती कर लें। सिर्फ यहाँ पे हम फ्रंट का ले रहे हैं क्रोच एरिया, तो ये आप लोग क्या मेन गलती यहाँ पे करते हैं। जो भी आपने लूजिंग देनी होती है वो उसका भी एक फार्मूला होता है, जैसे कि मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया हुआ है। अगर आपके पास 36 इंच है तो उसके लिए 2 इंच लूजिंग लेंगे, अगर 38 इंच है तो 2.5 इंच लूजिंग लेंगे, लेकिन अगर 40 है तो फिर आपको 3 इंच लूजिंग यहाँ पे देनी होगी एक्स्ट्रा। मेरे पास 38 है तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच की लूजिंग दूंगी। और आप मेन बात यहाँ पे आती है कि अक्सर लोग 1 इंच का वैसे ही नॉर्मल यहाँ पे गुलाई देते हैं, जैसे कि प्रॉपर हम देते हैं दूसरे ड्रेसेस में, कमीज़ वगैरह में। तो 1 इंच की लूजिंग आपने यहाँ पे नहीं देनी, आपने 1.5 इंच की लूजिंग देनी है, और वो भी बहुत हल्की सी गुलाई देनी है। ज़्यादा डीप करेंगे तो यहाँ से आपके ट्राउज़र के फटने का भी खदशा है, और खिंचाव होने की ये बहुत बड़ी रीज़न है जो कि अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। डीप नहीं देनी, हल्की सी शेप आपने देनी है। इसके बाद लेंथ आपने जो ऊपर 2 इंच फोल्ड करने के लिए छोड़ा है उसके ऊपर से नहीं लेनी, जो हमने लाइन लगाई है 2 इंच की उसके ऊपर इंची टेप को रखेंगे और अपनी लेंगे जितनी भी हमें लेंथ लेनी है। यहाँ पे मैंने लेंथ के लिए लगा लिया है 35 इंच मुझे लेंथ चाहिए थी तैयार। अब इसके नीचे मैंने यहाँ पे पांचा फोल्डिंग के लिए लेना है 2.5 इंच। अब लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें कैसे किस तरीके से पांचा लेना चाहिए, कैसे निकालें, तो इसका भी एक फार्मूला मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जितना भी हमने यहाँ पे लेंथ ली है हिप के अकॉर्डिंग, इसको हमने मार्जिन जो लूजिंग ऐड की थी उसको भी प्लस ऐड करके यहाँ पे लेना है। ये देखिए यहाँ तक मेरे पास आ रहा है 14.5 इंच। तो इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे, इस तरह से दबाएँ, आपके पास जो भी आएगा। 7.25 इंच मेरे पास आया तो आपने इसका हाफ इस तरह से मार्क कर लेना है। 7.25 इंच उस तरफ और 7.25 इंच इस तरफ। बंद वाली साइड से 7.25 इंच पे मार्क करते जाएं पांचे तक। काफ़ी सारे छोटे छोटे डॉट्स आप लगा लें और बाद में इनको आपस में स्केल या फिर इंची टेप की मदद से आपस में मिला लें। इस तरह से जो ऊपर हमने लाइन लगाई है क्रोच एरिया वाली साइड पे, उसको हमने उसका हाफ लिया है 7.25 इंच, 7.25 इंच इस तरफ और 7.25 इंच दूसरी तरफ। अब हमने पांचा कैसे लेना होता है, बॉटम फार्मूला निकालने के लिए कैपरी पैंट्स एंड बॉक्स ट्राउज़र दोनों के लिए बता देती हूँ। जितना भी हमारे पास आया है, ये देखिए मेरे पास 14.5 इंच है, तो इसको हमने 4 पे डिवाइड करना है। जब ना इसको 4 पे डिवाइड करेंगे जो भी आपका आएगा, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ 3.6 आएगा। जब 4 पे डिवाइड करेंगे जो भी होगा आपने इसको 4 से डिवाइड करना है। तो जो आप कैपरी के लिए 3.6 हाफ पांचा होगा, हाफ एक तरफ हाफ एक तरफ। जबकि बॉक्स ट्राउज़र के लिए जो भी आपके पास कैपरी का मार्जिन आया था 3.6 आपने 14.5 इंच में से निकाल देना है। तो मेरे पास यहाँ पर आया है 10.9 इंच यानी कि 11.25 इंच। 3.6 को मैंने जब निकाला तो मेरे पास आ गया 11.25 इंच। मैंने इस तरह से इसको फोल्ड करके रखा, दोनों तरफ हाफ हाफ इंच पांचा ले लिया। अब जो पांचा है इस तरीके से हमारे पास आया, इसको मिलाने के लिए जो आप अक्सर गलती करते हैं वैसा करते हैं कि आप बिल्कुल अंदर की तरफ से इस यहाँ पे गुलाई देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने डीप यहाँ पे शेप नहीं देनी, हल्की सी स्ट्रेट आप शेप दे लें या फिर कर्व स्केल की मदद से। तो कर्व स्केल को रखने का भी एक तरीका होता है। ये देखिए नीचे की तरफ बहुत कम मैंने स्केल को छोड़ा है और ऊपर की तरफ निकाल दिया है। इस तरह से अब उसको आपने शेप देनी, हाथ की मदद से भी दें तो आपने इस तरह से देनी है, सीधी सी शेप, नॉर्मल सी आपने कर्व देना है। ये देखें ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल स्ट्रेट हमने लाइन ज्वाइन की है। इस तरीके से आपने करना है, अपने डीप शेप बिल्कुल भी नहीं देनी वरना आपके खिंचाव या फिर ऊपर की तरफ आपका ट्राउज़र उठेगा। अब दूसरी तरफ हमने किस तरीके से मार्किंग करनी होती है, स्केल को हमने इस तरह से पलटना नहीं होता, ये गलत तरीका है। स्केल को आपने जैसे पढ़ा था वैसे ही उठा के दूसरी साइड पे कर लेना है। बस इसको रखने का तरीका होना चाहिए कि किस तरीके से हमने इसको ज्वाइन करना है। स्केल को काफ़ी सारा ऊपर की तरफ निकालना है, पांचे वाली साइड से तकरीबन जो हमने परफेक्ट मार्किंग ली थी ना पांचे के लिए, इस तरह से 1 इंच बाहर की तरफ निकालना है। इस तरह से तो बिल्कुल परफेक्ट आपके पास शेप आएगी। ये देखिए मैंने इस तरह से मिलाया है, ये भी लाइन बिल्कुल सीधी सी लग रही है, ऐसा नहीं यहाँ पे नोक नहीं फिर आपकी निकलेगी। अगर आप इसे पलट देंगे तो नोक निकल आएगी जो कि बहुत ही बुरी लगती है। अब पांचे को आपने नीचे की तरफ वैसे ही नहीं लेना है जैसे आपने ऊपर की तरफ लिया है। जब आपको पांचा फोल्ड करना होगा तो आपको फिर कम पड़ जाएगा फैब्रिक। जितना आपने पांचा लिया है 2.5 इंच ऊपर की तरफ भी उतना ही मार्क कर लें और दोनों तरफ से मैयर कर लें मार्क करके कि आपको कितना नीचे से पांचा लेना है। मैंने इस तरह से मैयर करके नीचे वाली लाइन जो एक्स्ट्रा मार्जिन की ख़त्म होती है उसके ऊपर वैसे ही कर लिया मार्क। अब इसे थोड़ी सी डीप शेप हमने तिरछी शेप देनी है। इस तरह से दूसरी तरफ से भी तकरीबन 2 पॉइंट की हमने तिरछी शेप दी है। तो जब हम पांचे को फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल ऊपर वाली साइड के बराबर आएगा।
अब आपको नॉर्मल शलवार का बता देती हूँ फार्मूला कि आपने कौन सी आप मेन गलती करते हैं और कैसे ये हो जाता है सब। इस तरीके से डबल फोल्ड करते हैं और बंद वाली साइड से हम पांचा लेते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे पांचा हम तकरीबन 6 या 6.5 का लेते हैं बंद वाली साइड से, कोई सेंटर नहीं बनाते। तो इसकी क्या गलती हो सकती है। ये देखिए 6.5 इंच पे पांचा लिया और ऊपर वाले एरिया के साथ मिलाया जो आसन हम लेते हैं। तो ये देखें इस तरह से खींच के देखिए कितना झोल आता है। इसकी वजह से भी हमारा जो ट्राउज़र होता है ऊपर की तरफ उठता है या खिंचाव आता है या फिर ट्राउज़र घूम भी जाता है। तो ये गलती आपने क्यों करते हैं, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको पांचा थोड़ा खुला लेना चाहिए। अगर आपने सेंटर नहीं बनाना तो इसके लिए आपको पांचा खुला लेना चाहिए, जैसे कि 9-10 इंच का पांचा। इसके लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है कि हमने सेंटर वाली लाइन ज्वाइन की हुई है। अगर नहीं ली तो इसके लिए बता देती हूँ। 10 इंच का पांचा लेना है तो इसको हमने ऊपर की तरफ कैसे ज्वाइन करना है। फ़र्ज़ कर लें आप खुले पांचा बना रहे हैं कि हमारा ट्राउज़र खिंचाव ना आए, तो आसन वाली लाइन से आप मिलाते हुए फिर कौन सी गलती करते हैं। आपने बिल्कुल सीधी लाइन ज्वाइन करनी है। ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल डीप शेप दे देनी है। अगर आपने खुला पांचा रखा हुआ है, डीप शेप अब कर्व की स्टाइल में देंगे तो फिर आपका पांचा फिर भी उठेगा, बेशक आप जितना मर्जी खुला पांचा ले लें। अगर आपने यहाँ पे प्लाजो बनानी है यानी कि आसन से भी बाहर की तरफ आपने खुला पांचा लिया है, तो फिर आपको कैसे मिलाना चाहिए। ये देखें यहाँ तक आपने पांचा लिया है, बहुत कम मार्जिन छोड़ा एक्स्ट्रा आपने। जब आपने ज्वाइन करना है तो बिल्कुल स्ट्रेट करना है। इस तरह से कर्व नहीं देना कि अंदर की तरफ आप काफ़ी सारा फोल्ड करके दें, तो ये खिंचाव भी आएगा और पांचा ऊपर की तरफ भी उठेगा। बिल्कुल स्ट्रेट आपने इस तरह से ज्वाइन करना है, तो फिर 100% आपका झोल या खिंचाव नहीं आएगा, ना ही पांचा ऊपर की तरफ उठेगा। तो अब हम इसके ऊपर ऊपर कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आपने बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करनी है और फिर यहाँ पे आपने बिल्कुल वैसे ही शेप देनी है जैसे कि आपने मार्किंग की थी। ये ओनली फ्रंट साइड की कटिंग हम कर रहे हैं। कटिंग करते वक्त आपने कोई भी चोंच वगैरह ऊपर की तरफ नहीं बनानी, जैसे हमने मार्किंग की थी। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लें। अब हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है, तो बैक पार्ट के इस तरह से डबल फोल्ड फैब्रिक कर लिया है। तो इसमें हमने जो बैक साइड है वो बड़ी रखनी होती है, ऊपर से भी, कमर वाली साइड से और साइड से भी, जिस तरफ से हमने क्रोच एरिया बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेती हूँ, ये जो मेरे पास है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब इसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को रख के कटिंग करनी है। तो उसको हम किस तरह से करेंगे, पहले हम 2 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे जैसे फ्रंट साइज के लिए किया था। अब इसके ऊपर इसे बिछाते हुए हम कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारे खिंचाव या पांचा ऊपर की तरफ उठता है। जब भी आप इसे रखते हैं तो आप उसी अकॉर्डिंग नहीं रखते जिस तरह से हमने बिल्कुल परफेक्ट प्रेस करके रखा था। आप इस तरह से रखें, ये देखें बिल्कुल बराबर है। अगर आपको बराबर नहीं करना आता है तो आप जो फैब्रिक आपने कट किया है उसे साथ रख के मेजर कर लें इस तरह से। तो मैंने इसे बिल्कुल सेट करके रख लिया है। जो कन्नी वाला फैब्रिक था उसे मैंने साइड पे निकाल दिया है और बिल्कुल बराबर करके सीधा सीधा इसे रख लिया है। जो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्क किया था, अब यहाँ से हमने 2 इंच ऊपर की तरफ से लिया है और 2 इंच हमने इस तरफ से लेना है पांचे तक। जो क्रोच लाइन वाला एरिया है इससे हमने 2 इंच लेना है नीचे तक। यहाँ पे 2 इंच मार्क कर लें। ऊपर की तरफ भी इसे यहाँ पे सीधा मिला लें, यहाँ पे भी 2 इंच मार्क कर लें। और यहाँ पे इस ये जो क्रोच एरिया है वहाँ पे भी यहाँ पे मार्क करके आपने नीचे वाले जो फ्रंट साइड का क्रोच एरिया है ना, यहाँ तक इसे मिला लें। आसन है जो इस तरह से। अब यहाँ पे लाइन को सीधा कर लें। ये बैक साइड के लिए आपने शेप देनी है। यहाँ पे भी आपने वैसे ही शेप देनी है, टीप शेप नहीं देनी। पांचे वाली साइड से भी मैंने 2 इंच वैसे ही कर्व स्टाइल में लिया है जैसे कि मैंने फ्रंट के लिए लिया था। जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन थोड़ा सा 2 पॉइंट का लिया था। अब इसको हमने वैसे ही स्केल के रख के आपस में मिला देना है। ये देखिए मैंने इस तरह से इसे ऊपर की साइड पे मिला दिया है। दूसरी साइड पे आपने यहाँ पे तो ले लिया 2 इंच, दूसरी साइड जो होती है स्ट्रेट, वहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन अपने नहीं लेना है, वो फ्रंट साइड के अकॉर्डिंग ही होता है। अब बैक साइड को तिरछा हमने लेना है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि बैक साइड को हमने ज़्यादा क्यों लेना होता है। अगर आप देखा जाए तो हमारी जो फ्रंट साइड है उसकी निस्बत बैक साइड हैवी होती है, तो इसके लिए कपड़ा भी हमें ज़्यादा ही दरकार होता है, वरना हमें उठने बैठने में भी मसला होगा। इस तरह से तिरछा मिलाना है। क्रोच लाइन वाले एरिए से हमने लेना होता है ऊंचा, जितना भी हमने 2 इंच लिया है, और उस तरफ से हमने तिरछा मिला देना है। बाहर वाली साइड से उतना ही रखना है जितना फ्रंट साइड है। तो अब यहाँ पे आप तिरछी कटिंग कर लें। ये आपने स्टार्ट से करनी है डीप। तो मैंने यहाँ पे हटा के की है 2 इंच, बाद में इसे थोड़ी सी हल्की और शेप दे लूँगी। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक की हमारी कटिंग हो गई है। जो फ्रंट साइड है
जो भी आपने मार्किंग करनी होती है वो आपने रॉन्ग साइड की तरफ करनी होती है। अब जो सिलाई के दौरान हम गलतियाँ करते हैं वो हम आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पहले यहाँ पे क्रॉच एरिया को स्टिच करते हैं। ये देखें, पहले आप कटिंग की शेप देख रहे हैं किस तरीक़े से है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम स्टिचिंग के दौरान की जाने वाली गलतियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपने सिलाई लगानी है, ये देखिए यहाँ पे मैं स्टिच कर रही हूँ क्रॉच एरिया को, तो आपने जब भी दोनों स्टिच करना है किसी भी सिलाई को, तो आपने दोनों तरफ फिंगर्स रख लेनी है। अगर आपके पास मोटर वाली मशीन है तो दोनों तरफ से फैब्रिक को पकड़ लें। मेरे पास दूसरी मशीन है तो मैं दोनों फिंगर्स की मदद से हल्का सा इससे खींच रही हूँ कपड़े को, ज़्यादा नहीं खींचना वरना सिलाई मशीन आपकी टांका तोड़ देगी। तो अगली गलती जो हम करते हैं वो आपको बता देती हूँ कि एक तरफ से मैंने ट्राउज़र को स्टिच कर लिया। अब मैंने सेंटर से सिलाई स्टिच करनी है, जो कि पांचे की तरह जिस तरफ से हम बंद करते हैं। तो पांचे वाली साइड से तो आप मार्जिन थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, तकरीबन 1 इंच तक। तो जैसे जैसे आपकी सिलाई क्रोच एरिया की तरफ बढ़ेगी यानी आसन की तरफ आएगी, आसन को इस तरह से आपने मिला लेना है और आसन वाली साइड से आपने जो भी फैब्रिक रखना है बहुत माइनर सा रखना है, यानी कि 1/2 इंच तक, इससे ज़्यादा नहीं। ऊपर की तरफ आपकी सिलाई जब आएगी तो आपने मार्जिन कम करते जाना है। तो चलिए मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। पांचा हमने कॉर्नर से थोड़ा सा फोल्ड करना होता है ताकि बाद में यहाँ पे पांचा साइड की तरफ निकले ना, तो इसलिए यहाँ पे मार्जिन थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाऊँगी तो मैं यहाँ पे सिलाई का मार्जिन कम करती जाऊँगी, जिस तरह कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे एक और बात, आपने सिलाई को वैसे ही हल्का सा खींच के सिलाई करना है, यहाँ पर सिलाई लगानी है। आसन आपका बिल्कुल सेंटर से एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए और यहाँ पे तकरीबन 1 इंच अगली तरफ बढ़ के नीचे की तरफ सिलाई को निकाल दी। तो ये देखिए कितना कम फैब्रिक मैंने लिया है। अब दूसरे पांचे की तरफ आपने इस तरफ को आना है, डायरेक्टली दूसरे पांचे तक नहीं जाना, बल्कि सिलाई आपने दोनों तरफ से पांचों से स्टार्ट करनी है। तो ये कि हल्की सी हमने खींच के यहाँ पे सिलाई लगाती थी। इससे ये होता है कि जब भी हम दोबारा जो भी खिंचाव पड़ना होता है वो हम खुद ही खींच के सिलाई लगाएंगे तो वो पहले ही पड़ चुका होगा, मार्जिन इसमें ऐड हो जाएगा। ये देखिए सिलाई में कितना फ़र्क है ऊपर और नीचे से। अब बिगनर्स के लिए यहाँ पे एक और टिप मैं दूंगी, जो पहले से प्रोफेशनल होते हैं उन्हें तो पता होता है, लेकिन बिगनर्स को इन बातों का नहीं पता होता। आपने यहाँ पे फैब्रिक बहुत कम लेना होता है। इसके बाद आपने यहाँ पे दोनों साइड पे आसन के छोटे छोटे 3 जगहों पे कट लगाने हैं और ये कट आपके सिलाई के साथ टच नहीं होने चाहिए। हटा के 1-1 इंच के गैप पे आपने दोनों तरफ लगाने हैं 3 कट। ये देखिए 3 एक तरफ 3 एक तरफ। तो ये देखें कुछ इलास्टिक इस तरह होती हैं कि हम फ्रंट पे लगा लेते हैं बुकरम और बैक पे इलास्टिक। तो ये कि देखें यहाँ पे हमारे पास फ्रंट पे बुकरम और बैक पे इलास्टिक है। तो ये किस हिसाब से हमें लगानी चाहिए। अगर आप ये देखें मेरे पास जो ट्राउज़र हैं ये नीचे से खुले हैं, यानी कि प्लाजो स्टाइल में हैं और इसे बॉटम स्टाइल में भी हैं, बेल बॉटम स्टाइल में। ये देखें नीचे से काफ़ी इसका घेरा तकरीबन 11 इंच का पांचा है इसका, जबकि ऊपर से मैंने इसलिए ये वाली बुकरम लगाई है क्योंकि मैंने सारे ऑल ओवर फ्रंट साइड इसकी लैदा होती है, तो मैंने सारे पे यहाँ पे बुकरम लगाई है, ऊपर प्लेट्स भी हैं। तो इसका मतलब है काफ़ी कपड़ा फ्रंट पे है और उतना ही बैक पे है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आपके पास शलवार है आम, जैसे कि पांचा तकरीबन है आपके पास 6-7 इंच का, तो फिर आपको ऊपर जो बुकरम लगानी है वो सारे बेल्ट फ्रंट वाला नहीं तैयार करना, आपको बुकरम कम लगानी होगी। जैसे कि बहुत कम पांचे में हमें जो बुकरम लगानी है बहुत ही तकरीबन कम से कम हाफ से भी हाफ लगानी होगी। तो मेरे पास ये प्लाजो था इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा लगा लिया। अगर आपके पास ट्राउज़र है कम चौड़ाई वाला पांचा है तो आपको बहुत कम लगानी होगी। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ऑल ओवर इलास्टिक ही अटैच करें, इससे बहुत कम से कम खदशा होता है ट्राउज़र का ऊपर चढ़ने का या खिंचाव आने का। तो ये है ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक। मैंने यहाँ पे बॉक्स ट्राउज़र स्टिच किया है, कैपरी भी आप इसी तरीके से स्टिच करनी है, सिर्फ पांचे का फ़र्क होता है। ये इलास्टिक मैंने अटैच कर ली है। अगर आपको इलास्टिक नहीं लगानी आती तो ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मैंने आपके साथ ये वाली वीडियो शेयर की हुई है। तो प्रेस करने के बाद इसकी फाइनल लुक ये है, जो इसमें कोई खिंचाव नहीं यहाँ पे बन रहा है, जो प्रेस करने के बाद अक्सर बन भी सकता है अगर आपके खिंचाव हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबा लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।